हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है किरचॉफ्स लॉ? इसको समझने से पहले आप ओम्स लॉ के बारे में समझिए। पिछले लेक्चर में हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ की हेल्प से हम क्या करते थे? ओम्स लॉ की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू को डिटरमाइन करते थे। करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते थे, साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी फाइंड करते थे। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करते थे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ओम्स लॉ की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते थे। लेकिन जो सर्किट हम यूज करते थे ओम्स लॉ के लिए वो सिंपल सर्किट होता था। कैसा सर्किट होता था? सिंपल सर्किट। यानी एक नॉर्मल सर्किट में अगर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती थी तो ऐसी सिचुएशन में हम ओम्स लॉ का यूज करते थे। एक नॉर्मल सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो ऐसी सिचुएशन में हम ओम्स लॉ का यूज करते थे। लेकिन अगर यही हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, यानी एक सिंपल सर्किट ना बचे, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हम ओम्स लॉ का यूज नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में ओम्स लॉ काम नहीं कर पाता है। ओम्स लॉ की हेल्प से हम करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। यानी सिंपल सर्किट में तो ओम्स लॉ फॉलो हो जाता है, ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं हम। लेकिन जो सर्किट बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं उन सर्किट्स में ओम्स लॉ का यूज नहीं हो पाता है और ऐसी सर्किट्स में हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। ऐसी सर्किट में हम किसका यूज करते हैं? किरचॉफ्स लॉ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किरचॉफ्स लॉ भी वही काम करता है जो ओम्स लॉ करता था। ओम्स लॉ की हेल्प से भी हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते थे और किरचॉफ्स लॉ में भी यही करते हैं, हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। मेनली करंट और वोल्टेज। किरचॉफ्स लॉ में भी हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह से ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ दोनों का काम एक ही है। सिंपल सर्किट तो ओम्स लॉ लगा देंगे, अगर सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ, सर्किट बहुत डिफिकल्ट हुआ, ओम्स लॉ वहाँ नहीं लग पा रहा है तो हम वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं। दोनों का यूज एक ही है। अब किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। किरचॉफ ने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए थे और वो दो लॉ, एक था करंट फाइंड करने के लिए और एक था वोल्टेज फाइंड करने के लिए। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, एक लॉ था करंट को फाइंड करने के लिए और एक लॉ था वोल्टेज को फाइंड करने के लिए। तो पहला लॉ था करंट को फाइंड करने के लिए जबकि दूसरा लॉ था वोल्टेज को फाइंड करने के लिए। चलिए अब हम किरचॉफ के दोनों लॉ पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट लॉ क्या था? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल या करंट रूल, क्योंकि इस रूल से हम करंट फाइंड करते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल या करंट रूल भी कहते हैं। करंट रूल, इस रूल से हम करंट को फाइंड करते हैं। क्या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था? अच्छा, ये जंक्शन जो इसमें पर लिखा है इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो ये जंक्शन क्या होता है? पहले तो जंक्शन समझ लीजिए। बेटा, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कम से कम तीन रास्ते हों, उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। यानी या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कम से कम तीन वायर आके आपस में जुड़े। ऐसा कोई भी सर्किट जहाँ पे कम से कम तीन रास्ते हों उसको हम जंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे एक सर्किट हम बनाते हैं। अगर हम एक सर्किट बनाएं और ये हमने ऐसा कुछ सर्किट बनाया, हम इसके रास्तों की अगर हम बात करें, किसी भी पॉइंट की बात करें, मतलब इसमें रेजिस्टेंस जुड़ा है, हमने ऐसा कोई सर्किट बनाया, इसके रास्तों की बात करें तो यहाँ पे अगर हम खड़े हो जाएं तो हमको दो रास्ते दिखेंगे, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये लेकिन जंक्शन नहीं है। ये जंक्शन नहीं है। हमने कहा ना जंक्शन वो होता है जहाँ पे कम से कम तीन रास्ते हो। देखिए ये जंक्शन इसलिए नहीं क्योंकि हमने एक ही वायर को मोड़ दिया, ये तो शेप है उसका, ये जंक्शन नहीं है, ये शेप है। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो, अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा ये, तो ये वही वायर है। दो वायर आके मिले नहीं, ये वही वायर है। तो जंक्शन वो होता है जहाँ पर कम से कम तीन रास्ते बने। कैसे? अगर हम यहाँ पे एक वायर और इस तरह से जोड़ दें, अब यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट्स को देखिए। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिए कितने रास्ते दिखे, इसमें आपको दिखे तीन रास्ते। इस पॉइंट को भूल जाइए। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको तीन रास्ते दिखे। कौन कौन से तीन रास्ते? एक रास्ता ये ऊपर गया, एक रास्ता नीचे आया, एक रास्ता इधर गया। तो ये आपका जंक्शन है। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम तीन रास्ते हों, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। दूसरा जंक्शन कौन सा होगा? दूसरा जंक्शन ये होगा। यहाँ भी देखिए तीन रास्ते, एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक इधर आया। तो इन पॉइंट्स को हम जंक्शन कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी पॉइंट जहाँ पर कम से कम तीन रास्ते हों या फिर कई सारे लोग आके जिस जगह पे मिले
कई सारे लोग आके जिस जगह पे मिले उसको हम जंक्शन कहते हैं। क्लियर? अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था कि किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। आप पॉइंट यूज कर सकते हैं या जंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, या फिर किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज ऑलवेज 0 या इज 0। ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यानी किसी भी पॉइंट या किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट होगी उन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। कैसे? यहाँ पे अब जैसे अगर हम इसको फिगर से समझने की कोशिश करें, हमने मान लिया ये कोई पॉइंट है हमारे पास, या फिर कोई जंक्शन है, ये कोई जंक्शन है, या फिर अपने घर के हम एक सर्किट की बात करें, हमारे घर में जो बोर्ड होता है हम देखते हैं कि बाहर से सप्लाई आती है उस बोर्ड में। किसी रूम की बात करें तो उस रूम में एक बोर्ड होता है जिसमें बाहर से वायर आ रहा होता है, और उस बोर्ड में 3-4 स्विच लगे होते हैं। एक बल्ब का होता है, एक पंखे का होता है, कई सारे स्विच लगे होते हैं। एक सॉकेट होता है जिससे हम टीवी या मोबाइल अपना चार्ज करते हैं। तो कई सारे आ रहे होते हैं बाहर से, एक वायर या फिर 2 वायर, हम कुछ भी ले लें। हम मान के चलते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, यानी जंक्शन है। ये क्या है? जंक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? एक करंट आई और इसके पास आके मिली, अपने पास कुछ वैल्यू लेके आई होगी I1, और ये एक दूसरी करंट आई यहाँ पे आके मिली, ये अपने पास वैल्यू लेके आ रही I1, ये करंट आ रही I2 के साथ। ये 2 करंटें आके यहाँ पे मिल गई और इस बॉक्स को उन्होंने करंट दे दी, यानी इस जगह को अपना टोटल अमाउंट दे दिया, जितना भी ला रही हो टोटल अमाउंट दे दिया। ठीक है, मान के चलते हैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू से समझें। हमने कहा ये 6 लेके आ रही है, ये 4 लेके आ रही है, तो टोटल कितनी करंट आई? 6 और 4 10। इस बॉक्स के पास 10 करंट आ गई। अब हमें इस बॉक्स से यानी इस बोर्ड को यूज करना है। यूज कैसे करेंगे? हम LED अपनी चलाएंगे, हम पंखा चलाएंगे, हम टीवी चलाएंगे, मतलब कई सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हमने 3-4 सर्किट लिए जहाँ पे हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। एक सर्किट ये लिया, एक सर्किट ये लिया, एक सर्किट ये लिया, एक सर्किट ये लिया, जहाँ पे हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ना कुछ करंट इस सर्किट में आ जाएगी। ये मान के चल रहे हम टीवी चल रही है या पंखा चल रहा है, कुछ भी मान के चले टीवी चल रही है और इसने करंट ले ली 3। एक सर्किट ये ले लिया, इसमें पंखा चल रहा है, करंट ले लिया 2। एक सर्किट ये आया, इससे फ्रिज चल रही है, करंट इसने ले ली 4। और एक सर्किट ये आया जिससे LED चल रही। तो अब बताइए ये कितनी करंट लेगी? टोटल आ रही थी 6 4 10, टोटल करंट तो इसके पास 10 आ रही थी। अब इस 10 को ही तो इसको बांटना है, ये जिसको भी देगी उसी 10 में से ही देगा ये बॉक्स, क्योंकि बोर्ड के पास अपनी खुद की कोई करंट थोड़ी ना है। बोर्ड के पास बाहर से वायर आया, उस वायर ने बोर्ड को करंट दी। बोर्ड क्या करेगा? इस करंट को लेकर सबको बांट देगा। अब सबको बांटने का मतलब जो जो उससे जुड़े हैं। कौन जुड़ा था? ये टीवी जुड़ी थी, ये टीवी जुड़ी थी टेलीविज़न, ये हमारा फैन जुड़ा था, ये फ्रिज जुड़ा था, ये LED जुड़ा था। ये इतनी चीज़ें जुड़ी हैं। हमने कहा टीवी को उसने करंट दे दी 3, फैन को दे दी 2 एम्पियर की, फ्रिज को दे दी 4 एम्पियर की। तो कितना हो गया? 3 2 5 4 9 एम्पियर तो हमारा पहले ही लॉस हो चुका। तो अब LED को कितनी करंट देगा? वो 1 ही तो देगा, क्योंकि जितनी अब उसके पास बची कितनी? 1। तो यही तो कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पे जो भी करंट आएगी, जंक्शन की ओर आने वाली करंट और जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट का सम इक्वल होता है। यही है किरचॉफ्स लॉ कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट, देखिए ये I1 और I2 जंक्शन की ओर आ रही हैं। ये जंक्शन हमारा बॉक्स जंक्शन था, I1 और I2 जंक्शन की ओर आ रही हैं, जबकि इनको कोई हम वैल्यू दे देते हैं। ये I3, ये I4, ये I5, ये I6, ये करंट जंक्शन से बाहर जा रही हैं। 2 करंट I1 और I2 जंक्शन की ओर आ रही थी, जबकि बची हुई 4 करंट I3, I4, I5, I6 ये जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही हैं। तो जो करंट जंक्शन की ओर आ रही हैं उनका सम यानी I1 प्लस I2, जो करंट जंक्शन की ओर आ रही उनका सम यानी I1 प्लस I2 इक्वल है। किसके इक्वल है? जो करंट जंक्शन से बाहर जा रही हैं, जो करंट जंक्शन से बाहर जा रही हैं, मतलब I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बना, एक डिफिनेशन भी यहाँ बन सकती है। क्या? द सम ऑफ करंट, यहाँ से एक डिफिनेशन क्या बन सकती है? द सम ऑफ करंट इंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यानी जो करंट जंक्शन में इंटर करेंगे, देखिए ये दोनों करंट जंक्शन में इंटर करेंगे, उनका सम
ये चारों करंट जंक्शन को लीव कर रही हैं, इनके सम के बराबर होगा। द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जो करंट जंक्शन में इंटर कर रही उनका सम जो करंट जंक्शन को लीव कर रही उनके सम के इक्वल होगा। ये है किरचॉफ्स लॉ। इसी को अगर हम साइड चेंज कर दें, अगर यही सारी वैल्यू अगर हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये सारी वैल्यू ट्रांसफ़र करने पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सारी वैल्यू अगर इधर आ जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और ये इधर आएगा माइनस I3, ये माइनस I4, ये माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। देखिए यही तो कह रहा है, ये सारा अलजेब्रिक सम कितना होता है 0, यानी किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट हैं, अब मिलने वाली का मतलब ये भी तो जंक्शन से ही मिल रही हैं, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 और प्लस माइनस का I3 प्लस माइनस का I4, यानी इस लाइन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस लाइन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस का I3 प्लस माइनस का I4 प्लस माइनस का I5 प्लस माइनस का I6 इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि I1 I2 दोनों पॉजिटिव होंगी, यानी जो करंट जंक्शन की ओर आ रही है वो तो पॉजिटिव साइन के साथ होंगी, जबकि जो करंट जंक्शन को लीव कर रही हैं वो निगेटिव साइन के साथ होंगी। जो करंट जंक्शन को लीव कर रही हैं वो निगेटिव साइन के साथ ली जाएंगी। यानी जो करंट जंक्शन में इंटर कर रही हैं, ये I1 और I2 करंट जंक्शन में इंटर कर रही थी इसलिए ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन बची हुई जो करंट्स हैं वो जंक्शन को लीव कर रही हैं, जंक्शन को छोड़ रही हैं, इसलिए वो निगेटिव साइन के साथ। तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट पॉजिटिव साइन के साथ होंगी, जबकि जंक्शन से दूर जाने वाली करंट निगेटिव साइन के साथ होंगी। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब देखिए यहाँ पर भी तो इक्वल 0 आया। ये सम जो होता है अलजेब्रिक सम, यानी प्लस और माइनस को अगर जोड़ा जाए तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0, यानी किसी भी करंट का अलजेब्रिक सम जो कि किसी जंक्शन पे मिल रही हो हमेशा 0 होता है। हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। इस लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर ये वाला फॉर्मूला कि जो करंट जंक्शन में इंटर कर रही है वो पॉजिटिव साइन के साथ, जो करंट जंक्शन को लीव कर रही है वो निगेटिव साइन के साथ। द सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ से मैं बेटा ये डिफिनेशन बन सकती है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की कि द सम ऑफ करंट्स इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स द लीविंग द जंक्शन। यानी जो करंट जंक्शन में इंटर करेगी उनका सम जो करंट जंक्शन को लीव करेगी उसके सम के इक्वल होगा। ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए कंजर्वेशन इसलिए अब बताया जा रहा है क्योंकि देखिए जो करंट जंक्शन में इंटर कर रही है वो जो करंट जंक्शन से बाहर निकल रही दोनों बराबर हैं, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कंजर्व हो ही रहा है। कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ कंजर्व हो रहा है। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चेंज ना हो। कंजर्व का मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो। एग्जाम्पल तौर पे कि अगर हम ये एक रॉड लें, हमने कहा अभी इस रॉड का जो वेट है 100 ग्राम है। हमने कहा इस रॉड का वेट कितना है 100 ग्राम, ठीक है। हमने क्या किया, इस रॉड को 2 पार्टों में ब्रेक कर दिया। हमने इस रॉड को 2 पार्टों में ब्रेक कर दिया और उसके बाद फिर से हमने इन दोनों का अलग अलग वजन किया। हमने कहा इसका वजन 40 ग्राम था और इसका वजन 60 ग्राम था। जब फिर से दोनों को एक साथ हमने वेट किया, यानी कुल मिला के दोनों का वेट, यानी पहले इस रॉड का वेट कितना था 100 ग्राम, हमने इस रॉड को 2 पार्टों में ब्रेक कर दिया और हमने अलग अलग वेट किया। हमने कहा इसका वेट 40 ग्राम, इसका वेट 60 ग्राम, यानी दोनों का मिला के वेट अभी भी कितना था 100 ग्राम। इसका मतलब मास कंजर्व है, मास चेंज नहीं हो रहा है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो मास है वो कंजर्व है, मास चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि कुछ चेंज करने पर भी, यानी कोई प्रोसेस अप्लाई करने पर भी कोई चेंज ना हो। हमने यहाँ पे एक प्रोसेस अप्लाई किया लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुआ, तो ये है कंजर्वेशन। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन हो रहा है। कैसे कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने इस बोर्ड में करंट को इंटर किया, ये हमने एक बोर्ड ले रखा था अपने पास, ये हमने एक बोर्ड ले रखा था, यानी हम अपने रूम में देखते हैं बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, जिसमें स्विच लगे होते हैं, उस टाइप का एक बोर्ड। इसमें बाहर से एक वायर आता है,
या फिर हम मान के चलते 2 वायर आ गए और ये अपने पास कुछ ना कुछ करंट लेके आ रहे हैं। जितनी करंट इन दोनों ने मिलके इस बोर्ड को दी, ये बोर्ड बस उतनी ही करंट को निकालेगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड को ज़्यादा करंट निकाल दे। ये दोनों वायर मिलकर जितनी करंट बोर्ड को देंगे, ये बोर्ड उतनी ही करंट को बाहर निकालेगा। अब चाहे जितने टर्म में निकाले, ऐसा नहीं कि 4 ही वायर लें, हम चाहे जितने टर्म में निकाल लें, I3, I4 और I5, कुल मिला के इस बोर्ड को जितनी करंट मिलेगी, ये बोर्ड उतनी ही करंट को बाहर निकालेगा। उससे कम या उससे ज़्यादा करंट को ये बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पे कंजर्व हो रहा है। अब कंजर्व क्या हो रहा है? तो यहाँ पे कंजर्व हो रहा है चार्ज। करंट कंजर्व नहीं होती, कंजर्व क्या होगा? चार्ज। ये चार्ज के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि करंट तो एक प्रॉपर्टी है, चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। जब कोई चीज़, वही करंट अगर रुक जाएगी तो उसको हम चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जितना चार्ज इस बोर्ड के पास इंटर किया उतना ही चार्ज बोर्ड से बाहर निकल गया। जितना चार्ज बोर्ड के पास इंटर किया उतना ही चार्ज बोर्ड से बाहर निकल गया। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हम समझ चुके हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ की हेल्प से हम करंट को फाइंड करते थे, जबकि सेकंड लॉ की हेल्प से हम वोल्टेज को फाइंड करते हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प से हम किसे फाइंड करते हैं? वोल्टेज को। देखिए, फर्स्ट लॉ को हम करंट रूल भी कहते थे, करंट रूल या जंक्शन रूल। उसी तरह से सेकंड लॉ को हम वोल्टेज रूल या लूप रूल भी कहते हैं। दोनों नाम दिए जाते हैं। सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ या लूप लॉ, दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ की हेल्प से हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, सेकंड लॉ की हेल्प से हम वोल्टेज को फाइंड करते हैं, और इसको लूप रूल कहते हैं। अब ये लूप क्या चीज़ है, पहले हम लूप पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड लॉ समझते हैं। लूप का मतलब है क्लोज सर्किट। लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट। ऐसा कोई भी सर्किट जो पूरी तरह से क्लोज हो उसको हम लूप कहते हैं। ऐसा कोई भी सर्किट जो क्लोज हो, जैसे एग्जांपल तौर पे हमने एक सर्किट बनाया, मान के चलिए ये एक सर्किट हम बनाए, ये हमने एक सर्किट लिया, ठीक है। अब इस सर्किट में हमने मान लीजिए रेजिस्टेंसेस लगा दे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया और एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया। तो अभी ये एक सिंपल सर्किट था, और हमने वैसे भी कहा कि जो हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल सर्किट के लिए तो ओम्स लॉ लगा देंगे। अब इस सर्किट में अगर हमें करंट या वोल्टेज चाहिए हो तो आराम से हम ओम्स लॉ लगा देंगे, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। लेकिन अगर सर्किट थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमने क्या किया, बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। देखिए, अभी भी जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं लगाए थे तब भी एक क्लोज सर्किट था, तब भी एक क्लोज सर्किट था। इसको हम लूप बोलेंगे। जो भी क्लोज सर्किट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लूप कहेंगे। लेकिन अगर हम इसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ दें, तो एक रेजिस्टेंस और जोड़ते ही अब हमारे पास 2 लूप बन गए। इसको अगर हम भूल जाएं तो एक क्लोज सर्किट हमारा ये हो गया, तो एक लूप हमारा ये हो गया, दूसरा क्लोज सर्किट ये हो गया, दूसरा लूप हमारा ये हो गया। पहले वाले लूप की बात करें तो इसमें 2 ब्रांचेस, 1 और 2 ब्रांच है। दूसरे वाले लूप की बात करें तो इसमें भी 2 ब्रांच है। 2 लूप तो ये सीधे सीधे बने। एक तीसरे लूप को हम लोग और कंसीडर करते हैं। वो तीसरा लूप क्या कंसीडर करेंगे कि थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए, तब ये जो पूरा लूप हमारा बन के तैयार हुआ वो तीसरा हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए बीच वाले रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, हम ये नहीं करें हटा दिया गया, इग्नोर कर दें, तो तीसरा वाला ये पूरा हमारा जो बन के तैयार हुआ ये तीसरा लूप हुआ। तो ये लूप का सीधा सा सेंस है क्लोज सर्किट। लूप का सेंस क्या होता है? क्लोज सर्किट। अच्छा, अब किरचॉफ सेकंड लॉ कहता क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। देखिए, सेम डिफिनेशन है। फर्स्ट लॉ में क्या था, हमने आपसे समझाया था कि फर्स्ट लॉ जो है वो करंट रूल है। फर्स्ट लॉ किसके लिए था? करंट का। यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ की हेल्प से हम लोग करंट को फाइंड करते हैं, जबकि किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प से, यानी फर्स्ट लॉ की हेल्प से हम किसको फाइंड करते हैं? करंट को। जबकि सेकंड लॉ की हेल्प से हम फाइंड करते हैं वोल्टेज को। सेकंड लॉ की हेल्प से किसको फाइंड करते हैं? वोल्टेज को। तो डिफिनेशन दोनों की सेम है, डिफिनेशन दोनों की सेम है। क्या फर्स्ट लॉ में क्या हमसे कहता था कि किसी भी जंक्शन के करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। किसी भी जंक्शन में करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ये फर्स्ट लॉ कहता था। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? किसी भी क्लोज लूप के वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। दोनों सेम डिफिनेशन बनेंगी जाके। करंट का अलजेब्रिक सम 0 मतलब फर्स्ट लॉ, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 मतलब सेकंड लॉ। वोल्टेज के अलजेब्रिक सम को 0 होगा तो क्या होगा?
सेकंड लॉ। तो इस तरह से सेकंड लॉ की डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल। देखिए चेंज इन पोटेंशियल का सेंस है वोल्टेज से, चेंज इन पोटेंशियल का सेंस किससे है, वोल्टेज। दोनों का मीन एक ही, आप वोल्टेज भी लिख सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड रेजिस्टेंस लूप इज जीरो, यानी सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई आर इक्वल टू जीरो। यानी किरचॉफ, देखिए सेम डिफिनेशन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ करंट का लॉ था, इसलिए उसमें करंट का अलजेब्रिक सम जीरो था, करंट का अलजेब्रिक सम जीरो था। कहाँ पे, जंक्शन पे मिलने वाली करंट। जबकि किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज का लॉ है, इसलिए इसमें वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो है। अब इसमें जंक्शन नहीं तो इसमें लूप हो जाएगा कि किसी भी लूप के वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए इसकी एक डिफिनेशन और बनती है जिसको नॉर्मली हम सर्किट में यूज करते हैं। जो दूसरी डिफिनेशन है इसको हम नॉर्मली सर्किट में यूज करते हैं, ये वाली डिफिनेशन सर्किट में यूज बहुत कम होती है। ये समझने के लिए तो बेटर है कि किसी भी लूप का अलजेब्रिक सम जीरो, किसी भी लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ये डिफिनेशन समझने के लिए बहुत ठीक है, लेकिन जो डिफिनेशन हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, वो पहली डिफिनेशन है। क्या है पहली डिफिनेशन, समझिएगा। पहली डिफिनेशन बेटा हमसे कह रही है, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल्स is equal to the algebraic sum of the products of the resistances and currents flowing through them। मतलब इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस हुआ कि अगर किसी सर्किट की बात करें हम, अगर हम किसी सर्किट्स की बात करें तो उसमें सेल भी होगा, सेल लगा होगा, क्योंकि सेल की हेल्प से ही तो करंट फ्लो हो रही होगी, उसमें रेजिस्टेंस भी लगा होगा। यानी अगर हम इसको फिगर से समझना चाहें, इसके लिए इस तरह का हम एक सर्किट बनाते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, यानी कुछ हम सर्किट को फिर से एक बार एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं। हमने एक सर्किट ये लिया जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया, और तीसरा रेजिस्टेंस एक हमने और जोड़ दिया। यानी सर्किट थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है, क्योंकि तभी तो किरचॉफ लॉ में यूज करना है। अगर सर्किट सिंपल है तो हम किरचॉफ लॉ लगाएं क्यों, हम तो ओम्स लॉ से कर लेंगे, ओम्स लॉ हम पढ़े हुए। तो हमने सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। ये तीनों रेजिस्टेंस जोड़े। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब जैसे कोई भी कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम बल्ब, पंखा ये यूज कर रहे हैं, तो ये सारे रेजिस्टेंस ही हैं। तो इसमें करंट हमें फ्लो करानी है, तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें सेल चाहिए। एक सेल हमने यहाँ पे लगा दिया, एक सेल हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे हम अभी कोई सेल नहीं लगा रहे हैं, इस जगह पे हमने कोई सेल नहीं लगाया। हमने दो सेल, चाहे तो आप यूज भी कर सकते हैं, फिलहाल हमने दो सेल यूज किए। आप जानते हैं सेल का काम है करंट फ्लो कराना। तो पहले सेल ने करंट फ्लो कराई I1, दूसरे सेल ने करंट फ्लो कराई I2, अभी तीसरे सेल में जब तीसरा सेल ही नहीं तो करंट कहाँ से आएगी। अब सर्किट देखिए, ये करंट कैसे फ्लो होगी, करंट का सिस्टम देखिए। अगर करंट का फ्लो यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया तो किरचॉफ सेकंड लॉ बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि किस तरह से करंट फ्लो होती है। अब देखिए जो करंट होती है ना, वो बैटरी के पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में इंटर करना चाहती है। यानी ये जो करंट I1 है वो यहाँ से निकल के पूरा घूमते हुए निगेटिव में आना चाहती है। यानी करंट I1 यहाँ से घूम के निगेटिव में आना चाहती है। I1 जैसे ही देखिए ये करंट I1 चली, क्योंकि उसको पहुँचना तो निगेटिव में है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जो करंट I1 यहाँ पे चली, इस जगह पहुँची, यहाँ पहुँची, यहाँ पे I1 के पहुँचते ही, I1 के यहाँ पहुँचते ही इसको दो रास्ते दिखे। I1 को कितने रास्ते दिखे, दो। जैसे ही I1 इस जगह पे पहुंची, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, जैसे ही I1 इस जगह पे पहुंची उसको एक रास्ता ये दिखा, एक रास्ता ये दिखा। यानी यहाँ से भी वो जाके ऐसे होते हुए पहुंच सकती निगेटिव में, या फिर नीचे वाले से रास्ते से आए और निगेटिव पहुंचे। तो किस रास्ते से I1 जाना पसंद करेगी। अब सिंपल सा, अगर हम अपने घर जाना चाहें तो हम उसी रास्ते से जाना चाहेंगे जहाँ कोई हमारा विरोध ना करे, रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अब अगर I1 देखिए, अगर I1 यहाँ जाएगी तो ये जो सेल है ये वाला, ये भी तो अपनी कोई ना कोई करंट भेज रहा होगा, वो करंट इधर भेज रहा होगा। ये वाला सेल, क्योंकि सेल करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, पॉजिटिव ये है, तो वो इधर भेजेगा। I1 इधर आ रही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो इसलिए I1 कभी नहीं चाहेगी इससे आना। अगर रास्ता नहीं होगा तब तो मजबूरी होगी उसके सामने आने की, लेकिन अभी I1 के सामने एक रास्ता दिख रहा है। I1 क्यों इधर जाए, I1 चुपचाप इधर आ जाएगी, इधर I1 जाएगी ही नहीं। और इधर आके अब इधर देखिए I1 आई तो उसको कोई विरोध नहीं दिखा, ये यहाँ से होते हुए अब फिर से जब यहाँ पहुँची तो इधर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पहुँचना तो ऊपर है। यहाँ से होते हुए I1 अपने निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। एक बार फिर से समझिए, यहाँ से I1 चली थी, चली यहाँ से थी, इस जगह से पॉजिटिव से चली थी और निगेटिव में इंटर करना था। रास्ता उसके पास क्या था, जैसे ही यहाँ से चली और इस जगह पहुँची उसको दो रास्ते दिखे।
वो इधर से भी आ सकती थी, वो इधर से भी जा सकती थी। लेकिन अगर I1 इधर मुड़ी तो ये वाला सेल भी तो अपनी करंट भेज रहा होगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। जैसे ही दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई तो I1 क्यों वहाँ जाना चाहेगी जहाँ उसका कोई विरोध करे, इसलिए I1 बिल्कुल यहाँ नहीं जाएगी, I1 नीचे आ जाएगी, क्योंकि नीचे रास्ता उसको साफ दिख रहा है। यहाँ से होते हुए अब जैसे ही फिर से यहाँ पहुँची, फिर से इसको रास्ते तो दो दिखे, लेकिन वो इधर क्यों मुड़ेगी जब उसको यहाँ जाना है, तो वो ऊपर जाके निगेटिव चली जाएगी। तो इस तरह से जो करंट I1 यहाँ पे, वही करंट इसके रेजिस्टेंस के पास भी है I1, यानी वही करंट I1 यहाँ पर भी है। चलिए I1 का तो प्रोसेस हमें समझ में आया। अब चलिए हम बात करते हैं I2 की। ध्यान से समझिएगा, यही बस इंपॉर्टेंट है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझना। अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो मान के चलिए इसमें कुछ बचा ही नहीं। अब I2 की बात करें तो I2 ने भी अपनी करंट निकाली। I2 की करंट ऐसे निकली यहाँ से, और फॉर्मूला वही है कि करंट पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में इंटर करती है। तो जब I2 की करंट यहाँ से निकली, फिर से यहाँ पे जब I2 करंट पहुँची तो I2 को दो रास्ते दिखे, एक ऊपर का दिखा, एक नीचे का। देखिए ऊपर वाले रास्ते से भी तो I2 होते हुए ऐसे आ सकती है, और नीचे वाले रास्ते से भी होते हुए निगेटिव में आ सकती है। दो रास्ते उसको दिखे। अब I2 किससे आना पसंद करेगी? देखिए अगर I2 ऊपर गई तो I1 भी तो ऊपर से आ रही थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अगर I2 ऊपर जाती तो I1 भी तो ऊपर से आ रही, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो क्यों चाहेगी I2 कि कोई उसका अपोज करे? वो उस रास्ते को ही छोड़ देगी। अगर रास्ता होता ही ना दूसरा तो एक मजबूरी थी, वो उस रास्ते से नहीं जाएगी, I2 नीचे उतर आएगी और यहाँ से होते हुए निगेटिव में इंटर कर जाएगी। तो इस तरह से जब यहाँ से निगेटिव में इंटर कर जाएगी तो यहाँ भी I2 होगी, यहाँ भी I2 होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आप देखिए I1 और I2 दोनों ने हेल्प किसकी ली? इसकी, यानी इसके पास दोनों करंट होके निकलेंगी। I1 भी इसी से निकल रही है, I2 भी इसी से निकल रही है, मतलब इससे I1 और I2 दोनों निकल रही। तो उम्मीद है आपको ये फिगर समझ में आया होगा। फिगर यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेनली समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलिए ये हमने आपको बना दिया फिगर। अब देखिए इसमें किरचॉफ लॉ में अप्लाई करना है हमें। इस फिगर में किरचॉफ लॉ यानी जो हमने डिफिनेशन लिखी है उस डिफिनेशन को फिर से समझिए। क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी पूरे सर्किट की नहीं बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की किसी एक क्लोज पार्ट की। तो अगर हम इस सर्किट में बात करें तो इसमें दो क्लोज पार्ट है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो क्लोज पार्ट है। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी एक क्लोज पार्ट, तो किसी एक क्लोज पार्ट को आप उठाइए। चलिए हमने पहला ही पार्ट उठा लिया। हम पहले पार्ट को अगर लें तो पहले क्लोज पार्ट में हमारे पास दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल ऊपर लगा हुआ है और एक सेल नीचे लगा हुआ है। इस तरह से हमारे पहले क्लोज पार्ट में दो सेल लगे हुए हैं और दो ही रेजिस्टेंस है, दो ही रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ऊपर है और एक रेजिस्टेंस नीचे है, दो रेजिस्टेंस। इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2। अब हम करंट की बात करें तो देखिए पहले वाले रेजिस्टेंस के पास यानी R1 के पास करंट I1 थी, इसके पास करंट I1 थी, जबकि R2 के पास करंट I2 थी। ठीक है। अब ये जो सेल्स लगे हुए हैं इनके पास भी अपना कुछ ना कुछ EMF होगा। हर सेल के पास अपना EMF होता है। मान लेते हैं पहले वाले सेल का EMF E1 और दूसरे वाले सेल का EMF E2। ठीक है, ये पहला क्लोज पार्ट हुआ। अब अगर इस पहले क्लोज पार्ट की बात करें और किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो क्या कहता है किरचॉफ लॉ? समझिए, किरचॉफ लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इतना तो पढ़ लिया हमने एक क्लोज पार्ट बना लिया। अब क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF, यानी EMF का अलजेब्रिक सम। इसमें कितने EMF लगे? दो, E1 और E2। तो यानी E1 प्लस E2 करिए आप, दो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, यानी जितने भी EMF लगे उनका सम। हमारे इस क्लोज लूप में कितने EMF लगे? दो, E1 और E2। तो हमने इन दोनों का सम किया, E1 प्लस E2। द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है? अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इक्वल है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मतलब ऐड करना, किसके? प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड करंट। अब कितने रेजिस्टेंस? दो रेजिस्टेंस और दो करंट, मतलब I1 R1, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब I1 R1 प्लस I2 R2। ये बात हमें उम्मीद है समझ में आई होगी आपको कि किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज पार्ट में जितने भी सेल लगे हैं उन सेल के EMF का सम इक्वल होगा उसमें लगे रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोडक्ट के सम के, यानी लगे रेजिस्टेंस
और फ्लो होने वाली करंट के प्रोडक्ट के सम के। इतना तो ठीक था, लेकिन वर्ड बार बार यूज हो रहा है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब प्लस और माइनस दोनों में लेना है, तो अभी तो सिर्फ हमने प्लस लिया है, तो देखिए क्या कुछ माइनस तो नहीं होने वाला। तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने का एक ही तरीका है, ये देखिए कि जितना सर्किट आपने लिया है क्या उसमें कहीं करंट तो अपोजिट नहीं है। जितना सर्किट आपने लिया, पूरा सर्किट क्या था आपसे मतलब नहीं, आपने जितना सर्किट लिया है क्या उसमें कहीं, सबसे इजी मेथड है, बाकी बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल लगाते हैं, फिलहाल वो सब नहीं, हम आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका कि आप बस इतना देखिए कि जो सर्किट आपने ले रखा है कि उसमें कहीं करंट अपोजिट तो नहीं हो रही। अब देखिए कैसे, अगर हम इसमें बात करें तो ये पहली वाली करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगी, वो इस तरह से आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव से करंट निकलती है और नीचे उतर के आएगी। इस सेल की करंट भी ऐसे फ्लो हो रही। अब देखिए वैसे तो इस सेल की करंट नीचे आ रही थी, लेकिन नीचे आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है करंट ऊपर ही जाएगी। पहली वाली करंट ऊपर से नीचे आ रही थी, ये वाली करंट नीचे से ऊपर जा रही, क्योंकि रास्ता नहीं ना। हमने कहा ना जितना सर्किट आप ले रहे हो बस उतने के देखो, क्या सर्किट है उससे मतलब नहीं हमें। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों करंट अपोजिट हो गई। कौन कौन सी दोनों करंट? I1 और I2। ये I1 ये I2 एक दूसरे के अपोजिट हो गई। और अगर करंट अपोजिट हो जाएं तो एक को तो प्लस में लेंगे, एक को माइनस में, आपकी मर्जी, एक को प्लस ले लीजिए, एक को माइनस। हमने I2 को माइनस ले लिया, हम क्या करेंगे? I2 को माइनस ले लेंगे। जब I2 को माइनस लेंगे तो I2 करंट किससे बनी? I2 करंट बनी E2 से, यानी ये जो EMF आपका E2 था, इस E2 से I2 बनी, तो E2 को भी हमें माइनस में ही लेना पड़ेगा। बस इतनी ही बात हमें समझनी है, प्लस और माइनस। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना? I1 R1 प्लस माइनस माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ये आया पहले लूप के लिए फॉर्मूला, यानी किरचॉफ्स लॉ। हमने पहले लूप में किरचॉफ्स लॉ यूज कर लिया। इस तरह से हम सर्किट में किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। तो अभी तो हमारा पहला लूप हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे लूप की। अगर हम दूसरे लूप की बात करें, ये एक चीज़ दिमाग में ये जो बिठाइएगा कि जितने लूप की बात कही जा रही है बस उतना ही लूप आपको लेना, उससे मतलब नहीं है। उसके कितना बच रहा है, सर्किट क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। जितना लूप आपसे कहा जा रहा है बस उतने लूप को ध्यान में रखना है। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं I2 तो नीचे आ रही थी, ऊपर कैसे ले गए? तो इस लूप में नीचे रास्ता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऊपर ही करंट जाएगी। ऊपर जाएगी तो अपोजिट हो गई, अपोजिट के लिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब अगर हम दूसरे लूप की बात करें, सेकंड लूप हमारा ये है। इसमें देखिए, यानी ये पहला लूप हो चुका है, हम दूसरे लूप की बात कर रहे हैं, यानी केवल इतना फिगर हम बनाएंगे, यानी इतना फिगर केवल हमने बनाया। ये सेल जोड़ दिया, रेजिस्टेंस R2 जोड़ दिया, रेजिस्टेंस R3 जोड़ दिया। R2 में I2 करंट है, R2 में I2 करंट दिखा दी। R3 में I1 प्लस I2 करंट है, I1 प्लस I2 दिखा दिया। चलिए इसमें वही अप्लाई करते हैं कि किसी भी लूप में EMF का अलजेब्रिक सम, यानी फॉर्मूला वही हमारा अप्लाई होगा। किसी भी लूप में EMF का अलजेब्रिक सम, तो EMF का अलजेब्रिक सम, इसमें तो EMF एक ही है, अगर दो होते तो उनको जोड़ते, तो EMF का अलजेब्रिक सम मतलब E2 ही रखेंगे हम, E2, क्योंकि आगे है ही नहीं। अगर कोई दूसरा होता तो प्लस हम जोड़ते, क्योंकि लूप में जितने सेल लगे हैं उनके EMF, तो लूप में तो एक ही सेल है, ऊपर कितना है उससे मतलब नहीं। हम सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, लूप में कितने सेल है, तो लूप में सिंगल सेल है यानी E2। EMF का अलजेब्रिक सम इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस R2, इसकी करंट I2, यानी I2 R2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब दूसरी करंट ये आई, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और इसका रेजिस्टेंस R3। ये फॉर्मूला हमारा बना। अब इसमें देखिए एक बार चेक करिए कि कहीं कुछ अपोजिट तो होने वाला नहीं। चेक कैसे करते हैं कि जितना सर्किट आपने लिया है उसमें देखिए कि करंट अपोजिट तो नहीं जा रही। हमारे पास करंट कितनी है? करंट दो है। एक करंट हमारे पास I2 है और एक करंट I1 प्लस I2 है। चेक करते हैं एक बार। देखिए I2 इस सेल से निकली, ये I2 निकली, ठीक है, यहाँ पे I2 आई और यहाँ से होते हुए इस रास्ते से गई, और I1 प्लस I2 भी देखिए इसी रास्ते से जा रही थी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं। अगर अपोजिट होती तो माइनस का साइन लेते किसी एक को, लेकिन अपोजिट नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कहीं भी माइनस नहीं होगा। और जब कहीं माइनस नहीं होगा तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सेकेंड सर्किट लूप के लिए। तो इस तरह से हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में। किसी सर्किट में किरचॉफ लॉ किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ही आसान होता है। आपके पास जितने भी लूप हैं एक एक करके लूप लीजिए, और जिस लूप को आप ले लें उसको बस ध्यान में रखिए, बाकी पूरा सर्किट आप भूल जाइए। और उस लूप में आप नॉर्मली जितने भी सेल लगे उन सबको जोड़ दीजिए।
जितने भी रजिस्टेंस है उसमें फ्लो होने वाली करंट का प्रोडक्ट करा के उनको जोड़ दीजिए। जितने भी रजिस्टेंस है और उनमें फ्लो होने वाली करंट का प्रोडक्ट करा के जोड़ दीजिए। नॉर्मली ऐड करने के बाद आप क्या देखिए कि क्या कहीं करंट माइनस यानी अपोजिट तो नहीं हो रही। अगर करंट अपोजिट हो रही है तो हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे, अपोजिट नहीं हो रही तो माइनस का साइन यूज नहीं करेंगे। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ और इसको किस तरह से हम सर्किट में अप्लाई करते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है बेटा वो एनर्जी के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ जैसे फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह से सेकंड लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट लॉ जो था वो चार्ज के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकंड लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों ही लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यूज होते हैं, यानी ऐसा कोई भी सर्किट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो उसमें हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, क्योंकि सिंपल सर्किट तो ओम्स लॉ से ही सॉल्व हो जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से हम करंट फाइंड करते थे, यानी करंट की कैलकुलेशन करते हैं, जबकि किरचॉफ सेकंड लॉ से हम वोल्टेज की कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर?